सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसको ये माना जाता है कि ये अराइज और क्रूज इंडिया में हुई है। सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स हमारा ये बताता है सर कि एनी इनकम विच इज अराइज और क्रूज एनी प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में जो है वो आउटसाइड इंडिया में क्रूज और अराइज हुई है, बट स्टिल दे आर काउंटेड एज क्रूज और अराइज इन इंडिया। अगर क्रूज और अराइज इन इंडिया में हुई है तो उनको टैक्स भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज बात आती है कि एनी इनकम विच इज अराइज और क्रूज एनी प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे पहली बात आती है कि ऐसा कोई बिजनेस जिसका अगर बिजनेस इंडिया में कनेक्शन है तो उस चीज को हम लोग या उस इनकम को हम लोग इंडिया की इनकम मान लेंगे और उसको इंडिया में टैक्स देना। अगर कोई भी तरह का अगर उस बिजनेस का इंडिया में कनेक्शन है, चाहे वो फिर एजेंट के थ्रू हो सकता है या फिर मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है पर्सन, वो यूके में रहता है और उसने अपना एजेंट रखा हुआ इंडिया में और उसका एजेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे सारा काम करता है, तो उस केस में भी उसको बिजनेस कनेक्शन इंडिया मान लिया जाएगा, चाहे वो उसके बिहाफ पे स्टॉक को सेल कर रहा है या फिर उसकी जो है उसके बिहाफ पे सर्विसेज दे रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप अभी ये समझ लीजिए कि अगर इसका कोई भी बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो उस केस में इट is deemed to be a cruise or arise in India. Second, through or any property में अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है उसकी रिलेटेड अगर कोई इनकम हो रही है तो उस केस में भी इसको जो है इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आता है कि ऐसी कोई एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम जिसका इंडिया से लेना देना है, अगर कोई भी इनकम आउटसाइड इंडिया में किसी भी प्लेस में अगर उसको रिसीव होती है तो उस केस में उसको डीम टू बी अराइज और क्रूज इन इंडिया मान लिया जाता है। थ्रू और एनी ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, किसी भी अगर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स की अगर ट्रांसफर की वजह से अगर उसको जो है रिसीव हो रहा तो उस केस में भी उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाता है कि ये इंडिया में हुई है और उसको इंडिया में ही टैक्स देना पड़ता है। एग्जांपल के लिए ये समझ लेते हैं कि मेरे पास जो है रिलायंस के शेयर ले लेते हैं। रिलायंस के शेयर मान लीजिए मेरे 10 लाख के शेयर हैं और मैंने पर्सन बाई को जो है यूएसए में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी उसको वहां से जो बिजनेस कनेक्शन हुआ उसकी वजह से जो भी इनकम उसको होगी उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ऐसी कोई सैलरी जो भी उसको हेड में सैलरीज हेड में काउंट होता है। हम एग्जांपल इसके बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेके थ्रू हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में जैसे 30 ईयर का जॉब करके जो है अपने बेटे के पास जो है यूके में शिफ्ट हो जाता है और वहां पे रहने लगता है और जो भी उसने सर्विसेज करी हैं उसके लिए वो अपनी पेंशन का हकदार है और उसको क्या होता है यूके में जो है पेंशन स्टार्ट हो जाती है इंडिया की सर्विसेज के लिए। अब जो भी इनकम उसको इंडिया में अराइज और क्रूज वहां पे हो रही है, रिसीव भी उसको यूके के अकाउंट में हो रही है, अराइज और क्रूज भी वहीं पे हो रही है, लेकिन उसको मिल कहां से रही है, उसका कनेक्शन कैसे है इंडिया में, क्योंकि उसने सर्विसेज कहां करी है इंडिया में दे रखी है उसने। तो इसकी वजह से जो भी उसको पेंशन से जो भी इनकम होगी उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा ये आता है कि ऐसे कोई भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया में सर्विसेज कर रहे हैं उन पर्सन को गवर्नमेंट के जो पर्सन, एक एम्बेसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी होगी हर कंट्री में जो है वहां पे हमारा इंडिया का ऑफिस होता है, सिमिलरली बाकी कंट्री का भी हमारे इंडिया में ऑफिस होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया के जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट के बिहाफ पे बाहर जॉब कर रहे हैं उनको जो भी सैलरी मिल रही है दैट विल बी काउंटेड एज
that will be counted as deemed in rise or cruise in India। उनको ये मान लिया जाता है कि भाई आपको ये सैलरी जो है आपको इंडिया की वजह से मिल रही है और आपको इसमें इंडिया में टैक्स देना होता है, क्योंकि वो जिस कंट्री में है वहां पे राइज भी हो रही है, सर्विस भी वहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में वहीं जा रही है। तो उस केस में क्या हो गया सर कि आपको जो गवर्नमेंट आपको जो सर्विस दे रही है, सॉरी सैलरी दे रही है, उसको आपको इंडिया में ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद ऐसा कोई 5 नंबर की बात करें तो ऐसा कोई बिजनेस लोन जो कि आपने फॉरेन के बैंक से ले रखा है, फॉरेन के बैंक से ले रखा है और उसका पैसा जो है यहीं पे इन्वेस्ट किया कर रखा है। कोई भी ऐसे फॉरेनर है, मान लीजिए इंडिया में आता है, उसने अपने यूएस से बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, मान लीजिए भाई 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, और उस केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन उसको दिया जाता है वो क्या होगा, वो उस बैंक की जो इनकम होगी रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो ये मान लिया जाता है कि वो डीम्ड अराइज एंड क्रूज इंडिया में। आई होप कि आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं आप लोगों के कोई भी जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई दे सकूं टाइम से, तो प्लीज, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास और जो आईसीआई का जो पेपर 4 इनकम टैक्स है वो बहुत लेंथी है और आपको पता है कि उसमें से सिर्फ पार्ट ए में 60 मार्क्स का आता है, पार्ट बी में 40 मार्क्स का आता है। उस केस में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो आप आईसीआई का जो भी मॉड्यूल्स है आप उनको स्टडी कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन आपको अपना सीए इंटरमीडिएट निकालना है, हर हालत में निकालना है। एक बार नहीं निकलेगा, 2 बार नहीं निकला, तीसरी बार तो हर बार निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? जब आप दिल से मेहनत करेंगे तो जरूर निकलेगा और आपको पास होना है और एक दिन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही है। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, कोई जल्दी बन जाते हैं, कोई लेट बनते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं। तो आई होप हम थोड़ा भटक गए अपने जो टॉपिक से। हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फॉरेन रेसिपिएंट को दिया जाता है, जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको जो है इंडिया में आके उसको टैक्स देना, ये मान लिया जाता है। अराइज और क्रूज जो है इंडिया में हो। सिमिलरली अगर कोई भी रॉयल्टी अगर पे की जाती है, मान लीजिए कोई भी कंट्री ले लीजिए यार, इसके मानिए कनाडा का कोई इन्वेंटर है, उसके पास कोई पेटेंट है और हमने उससे मान लीजिए 20 साल के लिए ले लिया है। अब हम 20 साल की जो भी उसको रॉयल्टी दे रहे हैं वो उसके लिए तो वहां पे अराइज और क्रूज आउटसाइड इंडिया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो अराइज एंड क्रूज इंडिया में मानी जाएगी और उस पर्सन को जो भी रॉयल्टी से इनकम रिसीव हो रही होगी वो उसको इंडिया में उसको टैक्स देना होगा, क्योंकि वो अराइज और क्रूज जो है वो इंडिया में मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कहता है सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स की। भाई हम मान लेंगे भाई ये आपको अराइज और क्रूज इंडिया में, हम किसी से पूछेंगे नहीं, इनकम टैक्स किसी से नहीं पूछता। जब भी वो ट्रांजैक्शन देखते हैं उनके पास सीधा जो है पूरे सेक्शन जो है ऑलरेडी लिखे हुए हैं और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनके जो है पॉइंट्स है उनको नोट्स करना है कि कौन कौन सी इनकम जो है कहां से रिसीव होती है और कहां से हम लोग उसको दिखाना है। सो अब बात करते हैं, उसके बाद रॉयल्टी की बात होगी। कोई भी हम लोग रॉयल्टी किसी फॉरेन वाले पर्सन को अगर देते हैं, फॉरेन में अगर देते हैं, एनी प्लेस, मतलब राइज और क्रूज आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन उसको डीम्ड मान लिया जाता है। डीम्ड का मतलब होता है मान लिया जाता है कि भाई मुझे लेना देना नहीं है, मैं ये मान लूंगा कि आपको ये जो इनकम हुई है ये इंडिया में अराइज और क्रूज हुई है। ठीक है। 7th पॉइंट आता है कि हमारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अरे भाई मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं एक फॉरेन की फर्म के लिए कोई अपना पार्टनरशिप का, रजिस्ट्रेशन का कोई काम उनको करके देता हूं वहां पे, तो उसके लिए जो भी उनको फीस उनको जो फीस मिलती है वहां पे मेरे ऑफिस से, और मेरे ऑफिस मान लीजिए वहां पे भी मेरा ऑफिस है और वहां पे जो फीस मिली है, क्योंकि वहां पे जो सर्विसेज है हमने वहां के ऑफिसेज में सारी की सारी चीजें करी है, प्रोसेस करी है, और वहां के ऑफिस में जो भी इनकम
रिसीव हुई है वो ये मान लेता है कि डीम टू बी अराइज और क्रूज इन इंडिया बिकॉज मेरा यहाँ पे एक कनेक्शन है, इंडिया से कनेक्शन है। तो सारा का सारा ये चीज उसी का खेल है कि आपको इंडिया से कनेक्शन चाहिए, तभी तो हम इस चीज को ये मान लेके चलते हैं कि भाई आपको इनकम अराइज और क्रूज इज डीम्ड टू बी इज डीम्ड इन इंडिया। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया है, और इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों को जो है अपना ये इनकम टैक्स का पेपर 4 जो है ये आपको अभी हम बिल्कुल क्लियर करना है, बिना किसी 1 और 2 मार्क्स के शॉर्टेज के आपको पास करना है किसी भी तरह से कम आपको इसमें 50+ मार्क्स आने ही चाहिए जो है, तभी इसमें मज़ा है। क्योंकि इससे बढ़िया मार्क्स वाला जो पेपर है वो बहुत कम होते हैं, थ्योरी वाले में थोड़ा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। फिर भी आपको अगर कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मुझे अच्छा लगेगा यार कि आप जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे अरे कुछ नहीं यार, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जब आप बच्चे हो ना तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। जब एक बार मौका निकल गया हाथ से तो फिर ये मौका नहीं आने वाला है। तो डू वर्क हार्ड एंड focus on your studies, and let's meet in another video session. Till that, goodbye, take care, bye.